क्या आपने कभी सोचा है कि किसी आम इंसान की जिंदगी में अचानक एक खजाना मिल जाए? साल 2005 में आई सहारा फिल्म इसी अनोखे सवाल को अपनी रोमांचक कहानी में दिखाती है, जो आपको खूबसूरत यात्रा पर ले जाएगी। रेगिस्तान में छुपे खजाने को ढूंढने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। फिल्म की शुरुआत 1865 में रिचमंड वर्जीनिया में होती है। शुरुआत में दिखाया गया है कि लोहे का जहाज CSA टेक्सास कॉन्फेडरेसी का आखिरी खजाना लेकर जा रहा है। कैप्टन एड्रियन टॉम्बस जहाज को संघ की नाकाबंदी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन रात का फायदा उठाकर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद कहानी वर्तमान में लगभग 1990 के दशक में चली जाती है। यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन की डॉक्टर ईवा रोजास और फ्रैंक हापर अफ्रीका के माली शहर में फैल रही एक बीमारी की जांच कर रहे हैं। ईवा इस बीमारी की गहराई से जांच करने के लिए माली जाने की बात करती है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि WHO उसे वहाँ जाने की अनुमति नहीं देगा। फिर भी वह उसे भेजने की पूरी कोशिश करेगा। बीमारी की जाँच के लिए ईवा को उस लड़के के पिता का खून चाहिए था, जिसे लेने के लिए वह लाइट हाउस जाती है जहाँ पर वह काम करता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता को वही बीमारी है जिससे उसकी मौत हो गई है। वह उसका खून लेने के लिए जाती है, तभी एक आदमी उस पर अचानक से हमला कर देता है। मदद के लिए वह नदी के पास दो आदमियों के पास भागती है, लेकिन वह दोनों उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करते हैं। तभी नेशनल अंडर वाटर एंड मरीन एजेंसी के डर्क पीट उसे बचा लेता है, जो पास में ही काम कर रहा था। जब युवक को होश आता है तो वह एक नाव पर होती है, जहाँ डर्क समुद्र से एक बहुत पुरानी मूर्ति निकालता है। जेम्स सैंडेकर मूर्ति को साफ करके म्यूजियम में ले जाने के लिए कहते हैं, जिसका वो वर्षों से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद डर्क को नाइजीरिया के डीलर का फोन आता है, जो उसे सिविल वार के सोने से भरे जहाज के बारे में कुछ बताने को कहता है। उसके फ्रेंड एल को पता चलता है कि डर्क पार्टी में नहीं आ रहा है, तो वह सैंडेकर से उसकी शिकायत करने को कहता है। फिर हम देखते हैं लिगोस म्यूजियम में जेम्स सैंडेकर और उनके दोस्त मसाड समुद्र से निकली हुई मूर्ति को सबके आगे पेश करते हैं। इस बीच डर्क पार्टी में ना जाकर उस डीलर से मिलने जाता है, जो उसे एक ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। फिर हम लिगोस म्यूजियम देखते हैं, जहाँ सैंडेकर मसाड को डॉक्टर फ्रैंक और ईबी से मिलवाते हैं। ईबी मसाड से पूछती है कि क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो WHO पर दबाव डाल सके ताकि माली में एक टीम भेजी जा सके। मसाड बताते हैं कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी वह कोशिश करेंगे। डॉक्टर फ्रैंक का मानना था कि हमें सिविल वार के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। तभी डर्क भागते हुए म्यूजियम में आता है और सैंडेकर को गोल्ड कॉइन के बारे में बताता है। सैंडेकर पहले सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि खजाने से भरी कोई जहाज रेगिस्तान में दफन नहीं हो सकता। फिर डर्क उन्हें वह सोने का सिक्का दिखाता है जिस पर CSA लिखा था, जो उस जहाज से संबंधित था। डर्क को लगता है कि जहाज नाइजीरिया नदी के आसपास हो सकता है। वह सैंडेकर से उनकी बोट मांगता है। पहले तो सैंडेकर मना करते हैं, लेकिन फिर डर्क को चुप कराने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि 3 दिन में वापस लौट कर आना है। डर्क और एल खजाने की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें ईवा मिलती है, जो नदी के रास्ते माली जाना चाहती है ताकि वह उस बीमारी के बारे में पता लगा सके। पहले तो डर्क मना करता है, फिर उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगता है और हम देखते हैं कि उन्हें एक आदमी देख रहा होता है जिसने ईवा को मारने की कोशिश की थी। कुछ घंटों के सफर के बाद वह एक जगह रुकते हैं। डर्क ईवा से पूछता है कि उसका घर कहाँ है। ईवा बताते हैं कि उसका घर मोंटेरे में है, लेकिन वहाँ रहने का समय नहीं है। वे चलते रहते हैं और शाम हो जाती है। ईवा डर्क को बताते हैं कि उसके दोस्त एल ने कहा है कि वे सोने से भरे जहाज की तलाश कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा जहाज दरिया पार नहीं करता। डर्क उसे सोने का सिक्का दिखाकर कहता है कि जहाज इधर ही आया था और उसके पास इसके ठोस सबूत हैं। वह इस रात को पता लगाकर ही रहेगा कि इतना बड़ा जहाज दरिया पार करके समुद्र में कैसे गया। सुबह वह लोग माली पहुँच जाते हैं। डॉक्टर ईबी का सारा सामान एक कार में लोड करते समय डर्क उस मोंटेरे बीच पर घूमने के लिए कहता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। ईबी डर्क को माली पहुंचाने और जान बचाने के लिए धन्यवाद कहकर वहां से चली जाती है। डर्क उस डीलर के घर जाता है जिसने उसे सोने के सिक्के बेचे थे, लेकिन उसकी माँ रोते हुए बताती है कि 1 हफ्ते पहले उसकी मौत हो गई। यह सुनकर डर्क उदास होकर एक होटल में शराब पीने चला जाता है। वहाँ वह कहता है कि अगर इन सिक्कों को मछली ने नहीं निकला तो जहाज सिक्के मिलने वाले जगह के आसपास ही हो सकता है। एल कहता है कि साले हो सकता है कि जहाज वर्जीनिया के तट पर ही कहीं खो गया हो। तभी डर्क को पास में मदरसे का ख्याल आता है। अंदर जाकर वह एक मौलाना से जहाज के बारे में पूछता है, क्योंकि वह मदरसा बहुत पुराना था और नाइजीरिया नदी के एकदम सामने था। मौलाना पूछता है कि उस दिन की घटना के बारे में बताओ ताकि हम तारीख का पता लगा सकें। डर्क बताता है कि उस दिन नाइजीरिया नदी में इतना बड़ा तूफान आया था कि समंदर का बड़ा जहाज भी उसमें समा सकता था। मौलाना एक पुरानी किताब देखकर बताता है कि एक बार एक जहाज यहाँ से निकला था, जो दोबारा कभी नहीं आया और उस जहाज के सारे लोग मारे गए थे। लोग उसे भूतिया जहाज कहते हैं। वह अपने दोस्त एल और रूडी के पास आता है। रूडी स्कैनर से नदी की जांच करता है और उससे पता चलता है कि नदी में लाल काई है। बहते पानी में लाल काई देखकर रूडी हैरान हो जाता है। फिर हम मसाड को देखते हैं, जो अफ्रीका के प्रधानमंत्री जनरल कॉलिन से मिलने आया है। वह उन्हें एक बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि वे डॉक्टर माली में इसका जांच कर सकते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि मसाड ने ही ईबी पर हमला करवाया था। मसाड कहता है कि बीमारी की इलाज नहीं मिलने पर बाहर आने जाने पर रोक लगा दीजिए।
जनरल काजिम गुस्से में कहता है कि वह देश कैसे चलाएगा यह उसे बताने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रूडी लाल काई की जांच के लिए सैंपल लेता है। तभी काजिम के आर्मी वाले आकर उन्हें नियम का उल्लंघन करने के लिए रोकने की कोशिश करते हैं और हमें पता चलता है कि वे लोग डॉक्टर ईबी को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। इसी बीच सैंडेकर कॉल करके अपनी बोट वापस लेने के लिए कहता है। वे रस्सी फेंकते हैं जिसको आर्मी वाले अपने बोट में बांध लेते हैं। एल बोट को इतनी तेजी से भगाता है कि उनका बोट पलट जाता है। तभी वहाँ पर एक और बोट आ जाता है। डर उछलकर उस बोट पर चला जाता है और एक आर्मी वाले से लड़ाई करता है। और हम देखते हैं कुछ आर्मी वाले कार लेकर आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। रूडी फ्लेयर गन से उन पर फायर करता है जिससे उनकी कार में धुआं हो जाता है और वे नदी में गिर जाते हैं। डर्क अपने बोट पर चढ़ जाता है, लेकिन इतने में आर्मी वालों की 2 बोट और आ जाती है जो उन पर फायरिंग करती है। उनसे बचने के लिए डर्क एल से पैनामा करने के लिए कहता है जो उनका एक कोड था। एल बोट के फ्यूल पाइप को काट कर उस पर जलता हुआ सिगार लगा देता है और अपनी बोट को मोड़ देता है। उनकी बोट ब्लास्ट हो जाती है जिससे आर्मी वाले मर जाते हैं। वे बचकर नदी किनारे चले जाते हैं जहाँ ऊँट बैठे होते हैं। एल रूडी से कहता है कि वह वापस जाकर सैंडेकर को बताए कि उसकी बोट और फोन पानी में डूब गए हैं। डर्क अपने सोने से भरे जहाज को ढूंढने के मिशन को कुछ दिन के लिए बंद करने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर ईवा जो खोज कर रही है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह रूडी को रात भर रुकने के लिए कहता है क्योंकि बॉर्डर पास में था। वे अपना बेस बदलकर ऊँट लेकर निकल जाते हैं। इस बीच ईवा और फ्रैंक एक गाँव में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें ढेर सारे मरे हुए चूहे दिखाई देते हैं। वहाँ कोई आदमी नहीं दिखता। कुछ घरों में जाकर वे लाशें पाते हैं जिन्हें वही बीमारी हुई थी जिसकी वो लोग जांच कर रहे थे। दूसरी तरफ रूडी बकरियों के बीच में छिपकर बॉर्डर पार कर लेता है। सुबह होते ही डॉक्टर फ्रैंक और ईवा एक कुएं की जांच करते हैं। ईवा नीचे जाती है ताकि पता लगा सके कि पानी में ऐसा क्या है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। वह खुदाई करती है और कुछ पानी निकलती है। तभी काजिम के आर्मी वाले वहाँ आ जाते हैं और उनके ड्राइवर को मार देते हैं। काजिम हेलीकॉप्टर से आता है जिसकी आवाज सुनकर डर्क और एल उसका पीछा करते हैं। काजिम डॉक्टर फ्रैंक से ईवा के बारे में पूछता है। फ्रैंक कुछ नहीं बताता है तो काजिम उसे मार देता है और कहता है कि सबको बताना कि टूरेक लोगों ने यह किया है। यह सब डर्क और एल देख रहे थे। आर्मी वाले गाड़ी को आग लगाकर ईवा को ढूंढने लगते हैं। वो कुएं में फायरिंग करने वाले थे। तभी डर्क आकर आर्मी वालों को मारने लगता है। वह सभी को मारकर ईवा को बचा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी बचकर जनरल काजिम को सब कुछ बता देता है। काजिम को लगता है कि डर्क और उसके साथी अमेरिका के जासूस हैं जो डॉक्टर ईवा की मदद कर रहे हैं। फिर डर्क अपने गाड़ी को पहाड़ियों के बीच रोक देता है। सभी अपने हथियार नीचे फेंककर हाथ ऊपर करके आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि टूरेक लोग उन पर नजर रखे हुए थे और उन्हें पकड़कर अपने घर ले जाते हैं जहाँ ढेर सारे बच्चे और औरतें रहती हैं। उनका सरदार उनसे पूछता है कि वे कौन है और कहाँ से आए हैं। डर्क बताता है कि वे अमेरिका से आए हैं और काजिम के दुश्मन है। ईवा बताती है कि वे बीमारी की जड़ ढूंढ रही है। सरदार उन्हें कई बीमार लोग को दिखाता है। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर ईवा को पता चलता है कि यह प्लेग नहीं है बल्कि उनके पानी में जहर है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। फिर हम नाइजीरिया में देखते हैं कि सैंडेकर एक आदमी से डर्क और ईवा को वहाँ से निकालने के लिए कहता है। वह आदमी पहले मना करता है लेकिन सैंडेकर के पुराने एहसान के कारण मदद करने के लिए मान जाता है। डर्क टूरेक के सरदार को बताता है कि उनके पानी में जहर फैल गया है। सरदार कहता है कि वह जानता है और रहने के लिए वे दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। सरदार डर्क से कहता है कि वे काजिम से बचने के लिए वहाँ से चले जाएं। डर्क कहता है कि उसकी खोज महत्वपूर्ण है। सरदार जवाब देता है कि वह सिर्फ अपने आदमियों के बारे में सोचेगा। सब वापस जाने की तैयारी करते हैं। यह एक बच्चे के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है और फुटबॉल गुफा में चली जाती है। वहाँ एल को कुछ दिखाई देता है और वह डर्क को बुलाता है। उन्हें लोहे के जहाज का नक्शा मिलता है जिससे पता चलता है कि वह जहाज रेगिस्तान में है। एल पूछता है कि रेगिस्तान में जहाज कैसे पहुंचा। डर्क बताता है कि वहाँ पर पहले समुद्र और हरे भरे खेत होते थे लेकिन पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे चला गया और जहाज वहाँ फंस गया होगा। फिर हम सैंडेकर को अपने ऑफिस में देखते हैं। उसे अजीब बदबू आती है और वह रूडी को देखता है। रूडी उसे उसके जहाज के बारे में बताता है और नहाकर अपने कपड़े धोने के लिए जाता है और उसे लाल काई का सैंपल मिलता है। और हम देखते हैं डर्क को 150 साल पहले दबी नदी का पता चलता है जिसमें आयरन शिप था। वह खजाने की खोज में आगे बढ़ता है। दूरबीन की मदद से डर्क देखता है कि रेगिस्तान में एक कंपनी जो सैंडेकर के दोस्त मसाड की है वहाँ एक ट्रेन जाती है जिसकी मदद से वो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। इधर रूडी लाल काई की जांच करके सैंडेकर को दिखाता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। डर्क अपने टीम के साथ कंपनी में घुसता है और पता चलता है कि जहरीले केमिकल जमीन के नीचे रखे जा रहे हैं। इससे दबी हुई पुरानी नदी का पानी जहरीला हो रहा है जिससे कुएं का पानी भी जहरीला बन रहा है। और हम देखते हैं वहाँ टूरे के आदमियों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। तभी मसाड आता है और उन्हें पकड़ लेता है। दूसरी ओर सैंडेकर अमेरिका के प्रधानमंत्री को बताता है कि माली में नाइजीरिया नदी का पानी जहरीला हो गया है। अगर यह पानी समुद्र में मिल जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और सारे जानवर मर जाएंगे जिससे महामारी फैल जाएगी। उसके बाद मसाड काजिम से कहता है कि ईवा की मौत हो गई है। डर्क और एल को उसके पास भेज देता है लेकिन हम देखते हैं कि ईवा जिंदा है और मसाड झूठ बोल रहा था। ईवा मसाड को बताती है कि उसकी कंपनी के कूड़े से नदी और कुएं का पानी जहरीला हो रहा है जिससे माली के लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन मसाड को यह सच नहीं लगता। इधर डर्क सोने
के सिक्के से गाड़ी का स्क्रू खोलकर पीछे की टाली अलग कर देता है और सिपाहियों को पता भी नहीं चलता। जब काजिम को पता चलता है कि डर्क और एल भाग गए हैं तो वह नाराज होता है। मसाड काजिम से कहता है कि जमीन के नीचे कूड़ा रखना बंद कर देना चाहिए, लेकिन काजिम मना करता है। डर्क और एल रेगिस्तान में चलते चलते बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। इधर काजिम अपनी फौज लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। उन्हें रास्ते में पुराना प्लेन और टूल किट मिलते हैं, जिससे वे अपनी हथकड़ी खोलकर पुराने प्लेन को हवा की मदद से चलाते हुए निकल जाते हैं। बाद में डर्क सैंडेकर को कॉल करके बताता है कि उसका दोस्त मसाड ही अपने कंपनी से नदी को जहरीला कर रहा है। सैंडेकर डर्क को बताता है कि काजिम अपनी पूरी फोर्स लेकर उसे ढूंढ रहा है और वे लोग पड़ोसी देशों से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। डर्क एक आदमी को सोने का सिक्का देकर उसकी गाड़ी लेता है और टूरेक से मदद मांगने जाता है। टूरेक का मानना है कि उसके पास काजिम को हराने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है। डर्क उसकी कार मांगता है और बदले में उसके आदमी को छुड़ाने का वादा करता है। फिर दो सिपाही अपने कैंप में काजिम का कार देखते हैं। जब वे वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें डर्क और टूरेक मिलते हैं, जिन्होंने उन्हें झांसा दिया था। वे कंपनी के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। टूरेक को उसके आदमी मिल जाते हैं और उन्हें लेकर वह वहाँ से चला जाता है। डर्क जल्दी समझ जाता है कि मसाड कंपनी को उड़ाने वाला है। एल्बम को ढूंढने जाता है ताकि ब्लास्ट को रोक सके और डर्क ईवा को ढूंढने जाता है। मसाड हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डर्क उसे बंदूक लेकर रोकता है। तभी मसाड का एक आदमी आता है और फाइट के दौरान डर्क नीचे गिर जाता है। जब वह आदमी ईवा को मारने जाता है, डर्क ऊपर चढ़कर उसे नीचे फेंक देता है। मसाड कंपनी को ब्लास्ट करने के लिए एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन एल एक डिब्बे से बम निकालकर ब्लास्ट को रोक लेता है। ब्लास्ट न होने पर मसाड हेलीकॉप्टर लेकर भाग जाता है और डर्क भी अपनी टीम के साथ कार लेकर निकल जाता है। तभी काजिम अपनी हेलीकॉप्टर से उन पर फायरिंग करने लगता है। वे लोग भागने का प्लान बनाते हैं और एल बम का इस्तेमाल काजिम को चकमा देने के लिए करता है। वे बम एक बड़े टीले पर फेंकते हैं, जिससे बहुत धुआं होता है। वहाँ एक आयरन शिप छिपा हुआ था, जिसमें वे छुप जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह वही आयरन शिप है जिसे वे बरसों से ढूंढ रहे थे। काजिम लगातार हमला करता है और उन्हें एक पुराना तोप मिलता है। वे काजिम को उड़ाने की योजना बनाते हैं। ईवा तोप चलाने के लिए गोले का बाती ढूंढने के लिए नीचे जाती है और उसे बहुत सारे कंकाल मिलते हैं। काजिम के आदमी फायरिंग करते हैं, जिससे सोने का वही सिक्का दिखाई देता है। वे लोग समझ जाते हैं कि यह वही आयरन शिप है। वे तोप को बाहर निकालकर काजिम को उड़ा देते हैं और उसके सैनिक हथियार डाल देते हैं। अंत में वे सोने को एक गुफा में छुपा देते हैं। डर्क और ईवा मोंटेरे के बीच पर मजे करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक और दमदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।